सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 6 में हम खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की, कुछ सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया। आज की जो क्लास है वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। पहले जैसे कि हमने कल की क्लास में बात की थी कि हम अगली क्लास में रिवीजन करने वाले हैं, तो हम कल जो भी सिद्धांत पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा रिवीजन करेंगे। उसके बाद बचे हुए जो सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करते हुए आज की क्लास को हम पूर्ण करेंगे। भाई सभी को गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। जो हमने कल की क्लास में सिद्धांत पढ़े थे उनकी एक बार हम बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था कि भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड भी एक सिद्धांत है और प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड या फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये भी एक सिद्धांत है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हमने ये बात पढ़ी थी कि आप जो भी सीख चुके हैं उससे अगर अतिरिक्त कोई काम करेंगे तभी आपका शरीर कोई नई चीज सीख पाएगा, या फिर जो आप पहले से जानते हैं अगर वही बात आप दोहराते रहेंगे तो आप नई चीज कोई नहीं सीख पाएंगे। नई चीज सीखने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा जो आपकी क्षमता से थोड़ा बाहर है। वो है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, कि आपका जो शरीर है वो कोई भी कार्य का अनुकूलन कर लेता है और एक बार अनुकूलन हो गया तो आप उसी स्तर पर बने रहते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त लोड जो है वो शरीर के ऊपर देना पड़ेगा, वो ओवरलोड है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या कहता है कि उस लोड को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। जो आप ओवरलोड कर रहे हैं शरीर को उसको धीमे धीमे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने बहुत सारा काम कर लिया। पहला तो ये बात आपने ध्यान रखनी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर। दूसरे सिद्धांत में हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी के बारे में बात की कि हर एक खिलाड़ी, हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, हर तरह से खिलाड़ी एक दूसरे से भिन्न है। कितना उसने ट्रेनिंग आज से पहले किया है, किस स्तर की ट्रेनिंग उसने की है, उसकी आयु कितनी है, उसमें परिपक्वता कितनी है, उसका विकास कितना हुआ है, तमाम तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अगर हम देखें तो एक खिलाड़ी दूसरे से थोड़ा भिन्न पाया जाएगा। और क्योंकि खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से भिन्न है तो हमें उनको जब ट्रेनिंग करवाएंगे तो ये बात हमें अपने संज्ञान में रखनी है, अपने ध्यान में रखनी है कि खिलाड़ी अलग अलग है और खिलाड़ियों को एक जैसा व्यायाम या फिर एक तरह से ट्रीट हमें नहीं करना है। ये बात आएगी इंडिविजुअलिटी के अंदर कि खिलाड़ी अलग अलग है तो हम उनका अभ्यास जो करवाएंगे वो भी अलग अलग करवाएंगे। तीसरी बात क्रमबद्ध और योजनाबद्धता का सिद्धांत, कि जो ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है, प्रशिक्षण की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, वो चरणबद्ध होनी चाहिए, वो संगठित होनी चाहिए, वो प्लान्ड होनी चाहिए, नियोजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे कुछ अभ्यास करवाए और निकलिए, अभ्यास करवाए निकलिए। आपको आपके पास आगे आने वाला जो समय है या फिर आपका जो लक्ष्य है, जहां पर आप जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक का आपके पास प्लान होना चाहिए। जो टूर्नामेंट आप खेलने वाले हैं आगे, उसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट होना चाहिए और आज कैसा टारगेट है और यहां से वहां तक आप किस तरह से जाएंगे, प्रतिदिन क्या अभ्यास करवाएंगे, प्रति सप्ताह आप क्या रिजल्ट्स चाह रहे हैं, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो वो सब जानकारी अगर आप रखते हैं तो आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहेगी, सिस्टमैटिक रहेगी और प्लान्ड प्रोसेस के रूप में वो चलेगी। अगला हमने चक्रीयता का सिद्धांत, पीरियडाइजेशन, कि जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको छोटे छोटे खंड में बांटा जाएगा या उसको चक्रों में बांटा जाएगा। और ये चक्रों में बांटा इसलिए जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ट्रेनिंग की उसके ऊपर हमारा नियंत्रण बना रहे, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण अच्छा बना रहे। अगर कहीं चूक होती है तो उसको हम जल्दी से संभाल पाए और अगर हम चूक नहीं कर रहे हैं तो हम ठीक ठीक रास्ते के ऊपर चलते रहें। अगला बात है परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स। और क्योंकि हमें कुछ परिणाम प्राप्त करने हैं, क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट्स अचीव करने हैं, तो उनके लिए हम ये पूरी की पूरी तामझाम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हम जो प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो प्रतियोगिता हम खेलने वाले हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो हमारे कुछ रिजल्ट हैं, हमारे कुछ टारगेट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, उनको प्राप्त करने के लिए हम ये पूरी की पूरी प्रोसेस या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो करेंगे। इसके बाद सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत हमने देखा, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, इसको अन्य नाम से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट वर्सेस स्पेशलाइजेशन। प्रारंभिक जो आयु है किसी भी खिलाड़ी की, उसके दौरान, प्रारंभिक जो आयु है उसके दौरान हम खिलाड़ी का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे, जनरलाइजेशन में थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे कि अभ्यास जो करवाए जाए उसकी नींव को तैयार किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी की जो कंडीशनिंग है वो बेहतर की जाए।
उसके बाद एक बार खिलाड़ी की नींव अच्छी हो जाती है तो उसके बाद हम उसको स्पेशलाइज्ड अभ्यास भी करवा सकते हैं। एक यहां पर प्रिंसिपल और लिखा हुआ है, इस प्रिंसिपल को आपने अलग से ऐड करना है भाई, ये किताब के अंदर आपने अलग से ऐड करना है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी या फिर विशिष्टता का सिद्धांत, या फिर विशिष्टता का सिद्धांत। यहां पर क्या बात कही जा रही है कि जो भी अभ्यास आप करवाते हैं, दो तीन बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। ओवरलोड के अंदर क्या कहा जा रहा है कि आपका शरीर जो है, जो भी उसको चीज दी जाएगी वो सीख लेगा। मैं लिख देता हूं दोनों तीनों चीजों को जो कंफ्यूजिंग है आपस में। तीन शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक शब्द है ओवरलोड, एक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तीसरी बात है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बाद विशिष्टता या फिर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी या विशिष्टता, और एक जनरलाइजेशन और जनरलाइजेशन व स्पेसिफिक। तैयारी, मैंने हिंदी में अंग्रेजी के जो नाम है उनको हिंदी में लिखा है ताकि आप इनको थोड़ा साथ में स्पेलिंग लिख पाए, याद कर पाए। अब यहां पर ये चारों आपस में क्या करें, कंफ्यूज होंगे भाई। ओवरलोड के अंदर क्या बात कही जा रही है, ओवरलोड के अंदर कही जा रही है कि हमारा शरीर कोई भी जो तनाव से अनुकूलन करता है, कोई भी तनाव से अनुकूलन करता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर तनाव से अनुकूलन करेगा। तो अनुकूलन कर लेगा तो हमें क्या करना है कि जो पहले तनाव दिया उसे अनुकूलन कर लिया, तो हमें नया तनाव का मतलब यहां पर क्या है, लोड। जो पूर्व में हमें लोड दिया गया था वो शरीर सीख चुका है, तो अब हमें और तरक्की करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए हमें थोड़ा सा ओवरलोड करना पड़ेगा, हमें दोबारा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, नियमित रूप से हमें अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कोई भी तनाव से अनुकूलन कर लेता है तो हमें उसके परिणाम स्वरूप क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। ओवरलोड का मतलब यहां पर थोड़ा सा अधिक कार्य हमें करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि आप ये काम तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ओवरलोड नहीं करना है, एकदम से ओवरलोड नहीं करना है। इस बात के साथ सहमति रखता है ये, लेकिन एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली उसको बढ़ाना है। दो बात, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि जो तनाव या फिर लोड दिया जाएगा, तनाव या फिर लोड दिया जाएगा, वैसा ही शरीर सीखेगा, वैसा ही अनुकूलन होगा, वैसा ही अनुकूलन होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे फुटबॉल खेलना है, हाँ चाइल्डहुड में मल्टीपल गेम खिलाने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। वो क्यों खिलाने चाहिए, बाल्यावस्था के जब आधार निर्माण कर रहे हैं तो आधार निर्माण करते समय आपको कोऑर्डिनेशन डेवलप करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम केवल पैरों के गेम ही खिलाए या फिर कोई व्यक्ति सिर्फ फुटबॉल खेला तो उसका फुट आई कोऑर्डिनेशन तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन में लैग करेगा वो। इसलिए हम उसको सभी गेम खिलाते हैं ताकि पूरी बॉडी के अंदर रिदम आ जाए, कि उसका जो कोऑर्डिनेशन है शरीर के अंदर वो बहुत ढंग से विकसित हो जाए। उस कोऑर्डिनेशन के साथ अब आमतौर पर ये कहा जाता है कि कोई भी खिलाड़ी जो है उसको कोई भी खेल दे दो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। क्यों सीख जाता है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, उसके पास ये जो आधार है ना ये ऑलरेडी बना हुआ है।
इस आधार के ऊपर उसको कुछ स्किल सीखने, उसका कुछ दिन अभ्यास करेगा तो वो सीखने लग जाएगा या फिर बेहतर उसके अंदर हो जाएगा। जो तनाव या फिर लोड दिया जाएगा वैसा ही अनुकूलन होगा। इसमें क्या बात बोली जा रही है? यहां तो बोली जा रही है कि जो तनाव दिया जाएगा वो सीख लेगा, फिर नया तनाव दो उसको। यहां बोला जा रहा है कि जैसा तनाव दिया जाएगा वैसा ही शरीर सीखेगा। मतलब क्या है इसका? कि मान लीजिए कि मुझे फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल में मुझे एंड्योरेंस चाहिए। मेरे कोच ने मुझे कहा कि आप फिटनेस आपको चाहिए, आप थोड़े फिट होके आइए, फिर आपको खेलने में हम खेलने के लिए हम शामिल करेंगे। तो उन्होंने बोला कि फिटनेस आपकी ठीक नहीं है, आप फिट होके आइए थोड़ा। और मैं चला जाता हूँ जिम के अंदर, और जिम के अंदर जाकर मैं डंबल उठा रहा हूँ, मैं 150 किलो के स्क्वाट लगा रहा हूँ, मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं 3 महीने बाद अभ्यास करके कोच के पास जाऊं और कहूं कि मैं 3 महीने मैंने जिम में खूब परिश्रम किया है, अब मुझे खेलने दो। क्या कोच मुझे खेलने देगा? नहीं खेलने देगा। लेकिन आप कहोगे मैं 3 महीने से वर्कआउट कर रहा हूं, मैं फिट हूं अभी, लेकिन कोच कहेगा कि मुझे ये जिम की फिटनेस नहीं चाहिए, मुझे फुटबॉल में क्या चाहिए, मुझे बॉडी कंपोजिशन चाहिए, आपका बीएमआई ठीक हो थोड़ा, कि आप वजन आपका ज्यादा नहीं हो, आप बॉल के पीछे दौड़ पाए, आपके पास एंड्योरेंस होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, थोड़ी लचीलापन होना चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, वो मुझे चीज चाहिए। लेकिन आपने 3 महीने में क्या किया? आपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप कर ली, जिसकी मुझे आवश्यकता उतनी नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता बहुत थोड़ी सी है। आप पुशअप करो, स्क्वाट करो, पुलअप करो, इतने में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जिस चीज की मुझे आवश्यकता वो आप नहीं लेके आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई अभ्यास तो आप कर रहे थे, लेकिन फिर भी शरीर क्यों मजबूत नहीं हुआ? मजबूत इसलिए नहीं हुआ कि जो कार्य चाहिए या फिर जैसा अभ्यास शरीर को करवाओगे वो उसी के अंदर महारत हासिल करेगा। अगर आप गणित की किताब पढ़ोगे तो गणित सीखोगे, अगर विज्ञान की किताब पढ़ोगे तो विज्ञान सीखोगे, हिंदी पढ़ना सीखोगे तो हिंदी सीखोगे, उर्दू सीखोगे तो उर्दू सीखोगे। हिंदी सीखने की वजह से आप हिंदी या संस्कृत नहीं सीख पाओगे। ठीक वैसा शरीर के साथ भी है कि जैसा आप इसको तनाव दोगे, जैसा आप इसको कार्य कराओगे, वैसा कार्य करना ही ये सीखेगा। ये बात किसमें आती है? स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड के अंदर आती है। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, कि जैसा आप इसको सिखाना चाहोगे वही चीजें ये सीखेगा। ये एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आएंगे आपको। लेकिन यहां पर क्या है कि जो चीज पहले हमने की और जो सीख ली, उसके आगे की चीज हमें करनी है। यहां पर क्या बात हो रही है कि जैसा आप परिणाम चाहते हैं उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है? तनाव देना है, लोड देना है, उसी के हिसाब से आपको वर्कआउट करवाना है। अगली चीज जनरलाइजेशन और स्पेसिफिसिटी, ये हमने कल पढ़ा। जनरलाइजेशन के अंदर आधार निर्माण करेंगे हम, और स्पेसिफिसिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन की तैयारी करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने बच्चे को, जो हमारे घटक है नॉर्मल रूप से, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, विस्फोटक शक्ति हो जाएगा, या फिर आपका बैलेंस हो जाएगा, समन्वय योग्यताएं हो जाएगी, तमाम जो चीजें हैं उनका विकास आप करवाएंगे, अलग अलग गेम बच्चे को खिलवाएंगे। यहां पर आप किसी एक लाइन के अंदर उसको भेज देंगे कि तुझे फुटबॉलर बनना है, तुझे जिम्नास्ट बनना है, तुझे हैंडबॉल खेलना है, तुझे वॉलीबॉल खेलना है। ये तमाम चीजें आप यहाँ पर बच्चे से करवाएंगे। तो ये चारों के चारों के अंदर आपको कोई डाउट है तो बताइए, अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए भाई। चलिए भाई, क्लियर है सबको? थम्स अप कर दीजिए भाई जिसको क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए भाई, कोई डाउट है आपको तो फटाफट पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में पूछा जाएगा, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको भी थोड़ा लाइट नहीं लेना है आपने, ढंग से इस चीज को पढ़ना है आपने, एक एक बिंदु को आपने ढंग से समझना है। आमतौर पर थर्ड ग्रेड में कैसा क्वेश्चन आता है? यहाँ से थर्ड ग्रेड में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो ये सिद्धांत सारे के सारे नाम से आपको लगभग याद हो जाएंगे, तो वहां सिंपल क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकी व्याख्या पूछी जाती है, कि आपको व्याख्या दी हुई मिलेगी और नीचे आपको ऑप्शन में ये बताना होगा कि कौन सी बात इनमें से ठीक है, कौन सी बात इनमें से ठीक है भाई। चले आगे बढ़े। कौन सा लास्ट वाला बताएं भाई, ये वाला लास्ट वाला, या फिर स्पेसिफिसिटी, या फिर जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक तैयारी, कौन सा बताना है भाई? देखिए, स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जैसा तनाव आप दोगे वैसा आप सीखोगे, सिंपल सी बात। जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक तैयारी का मतलब, यहां पर ये तैयारी का मतलब है प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ये इंग्लिश में इसका नाम है।
जनरल प्रिपरेशन कौन सी है, सामान्य तैयारी कौन सी है कि जहां पर आप आधार का निर्माण कर रहे हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट तैयारी कौन सी है, जहां पर आधार तैयार हो गया, अब इसको फुटबॉलर बनाना है, अब इसको क्या बनाना है, फुटबॉलर बनाना है। तो अब ये तैयारी तो चलती रहेगी, लेकिन ये तैयारी के अंदर हम फुटबॉल से संबंधित उसको अभ्यास ज्यादा, फुटबॉल के स्किल सिखाना शुरू करेंगे, पास देना सिखाएंगे, ड्रिबलिंग करना सिखाएंगे, शूटिंग करना सिखाएंगे, लॉन्ग बॉल फेंकना सिखाएंगे। इसके साथ फुटबॉल के अंदर जो जो कौशल चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ वगैरह जो भी चाहिए, उनमें से कौन सी वो चीजें हैं कि जो फुटबॉल में ज्यादा, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चाहिए, एजिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, स्पीड चाहिए, आपको आपको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चाहिए, तो वो तमाम चीजें आप यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा इस खेल के बारे में हमें इसको डेवलप करना है, तो वो अभ्यास उसको ज्यादा करवाएंगे। चलिए आगे बढ़े। ये हम जो कल हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एंड सेड प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। स्पेसिफिक अडेप्टेशन हमें हमें हम कह सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट या विशेष अनुकूलन होगा, किसके हिसाब से, जो हमने डिमांड्स इंपोज किए। डिमांड इंपोज करने का मतलब क्या है कि हमने जो कार्य करवाया है, जो हमने खिलाड़ी से मांग की है कि इतना दौड़ो आप, ये कौशल करो आप, ये अभ्यास करो आप, हमने उससे मांग की है कि अभ्यास करना है, तो जो हमने उससे मांग की है ना, उसके आधार पे ही कोई चीज डेवलप होगी। तो स्पेसिफिक अडेप्टेशन वहां पर होगी, स्पेशल अडेप्टेशन वहां पर होगी, विशिष्ट अनुकूलन होगा। ये बात आपने यहां पर समझनी है। यहां पर जो शब्द आ रहा है स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब है कि ठीक ठीक वही, जैसा कार्य आप उसको करवा रहे हैं, ठीक ठीक वही चीजें वो डेवलप करके आपको देगा। अगर कोई बच्चा राजस्थान में पैदा होता है तो राजस्थानी बोले, क्योंकि आसपास राजस्थानी बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि आसपास वो राजस्थानी सुन रहा है तो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। इसी तरह से कोई बंगाल में जन्म लिया किसी बच्चे ने और बंगाली सुन रहा है आसपास, तो वो बंगाली बोलेगा, मदर टंग उसकी बंगाली हो जाएगी। यही हमारे साथ भी है कि जो कार्य हम करेंगे वो कार्य करना हम सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं जीवन में कभी वॉलीबॉल नहीं खेला, तो मैं फुटबॉल में मैं नेशनल खेल जाऊं, फुटबॉल में मैं बहुत अच्छा खेल जाऊं, लेकिन मैं वॉलीबॉल नहीं खेलना सीख पाऊंगा। क्यों नहीं सीख पाऊंगा? क्योंकि वॉलीबॉल का अभ्यास मैंने नहीं किया है, कभी वॉलीबॉल का अभ्यास मैंने कभी नहीं किया है। देखिए, प्लेयर को ओवरलोड देना चाहिए नहीं, ये जब आप ओवरलोड में जाएंगे तब वहां पर पढ़ेंगे। देखिए, तीन चीजें यहां पर है, तीन शब्द है यहां पर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई साथ साथ में। एक तो है लोड, एक है ऑप्टिमम लोड, ऑप्टिमम लोड, और एक है ओवरलोड। तीन शब्द हैं, ये कंफ्यूज क्यों करते हैं? इसका मतलब तो केवल है तनाव, इसका मतलब तो केवल क्या है, तनाव। तनाव का मतलब क्या है? कार्य करना, या हम उससे जो भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो उसके लिए क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। अब यहां पर जो, जब आमतौर पर हम जब ओवरलोड नहीं पढ़ रहे होते हैं, ओवरलोड नाम से अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे आप, अधिभार। जब वो नहीं पढ़ रहे होते ना, तब तक ओवरलोड को नकारात्मक नहीं समझा जाता, तब तक ओवरलोड को क्या समझा जाता है, थोड़ा सा अतिरिक्त। लेकिन हमारी किताबों के अंदर आमतौर पर ऑप्टिमम लोड जो है ना, वो शब्द केवल जब ओवरलोड पढ़ते हैं तभी दिया हुआ मिलता है, इसके अलावा ऑप्टिमम लोड नहीं दिया हुआ मिलता। वो क्यों नहीं दिया मिलता? क्योंकि ऑप्टिमम लोड को, और जब इसको ना पढ़ा जाए, केवल इन दोनों को पढ़ा जाए ना, तो ऑप्टिमम लोड की महत्वता नहीं होती उतनी। फिर क्या करना पड़ता है कि आपको इसको छुपाना पड़ता है और ओवरलोड लिखना पड़ता है कि जो लोड हम सीख चुके हैं उससे अतिरिक्त हमें देना पड़ेगा लोड। लेकिन जब हम ओवरलोड को पढ़ते हैं तब हमें बताना पड़ता है कि ओवरलोड खराब चीज है, अच्छी चीज क्या है, ऑप्टिमम लोड है। तो ये तीन शब्द हैं, तीनों को अलग अलग स्तर के ऊपर पढ़ा जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि हम केवल लोड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम ओवरलोड शब्द का उपयोग करेंगे, ऑप्टिमम लोड का शब्द उपयोग नहीं करेंगे। ऑप्टिमम लोड इसलिए उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्टिमम के अंदर वो नहीं बता रहे कि ठीक, ऑप्टिमम में सिर्फ ये है कि ठीक, ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि ठीक या फिर संतुलित, संतुलित कह लो, या फिर जितनी जरूरत हो उतना, जितनी आवश्यकता हो। ये इस शब्द का मतलब है। तो जब हम लोड को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ऑप्टिमम लोड शब्द का उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमें तब तक ये पता नहीं लगेगा ठीक कितना है जब तक हमें ये ना पता हो कि ज्यादा कितना है।
तो हम आमतौर पर जब ये पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या शब्द का उपयोग करते हैं? हम लोड शब्द का उपयोग करते हैं, ओवरलोड शब्द का उपयोग करते हैं। वहां हम ओवरलोड शब्द का उपयोग इसलिए करते हैं कि हम जितना कर चुके हैं, जितना हम जानते हैं, उससे थोड़ा सा अधिक हमें अभी कार्य करना है। वहां पर ओवरलोड अलग संदर्भ में उपयोग होता है। जब हम ओवरलोड नाम का टॉपिक पढ़ते हैं ना, फिर हम ऑप्टिमम लोड शब्द का प्रयोग करते हैं और फिर हम लोड शब्द का प्रयोग भी करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ओवरलोड एक खराब चीज है, ऑप्टिमम लोड ठीक ठीक चीज है। कि जब तक मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि ज्यादा क्या है, तो मुझे ठीक ठीक की जानकारी नहीं होगी। जब तक मेरे पास कमी है तो मैं हमेशा ज्यादा की तरफ देखूंगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं ठीक ठीक की तरफ देखूंगा। ये थोड़ा समझ लेना। यहां पर ये लिखने के अंदर, सभी किताबों के अंदर, जो हमारे बहुत अच्छे लिटरेचर है उनके अंदर भी शब्द जो उपयोग में लिया गया ऑप्टिमम लोड की जगह पर, वो मूल रूप से ओवरलोड लिया गया है। लेकिन जब ओवरलोड पढ़ते हैं, फिर ओवरलोड को ही गलत बताते हैं, फिर ऑप्टिमम लोड को ठीक बताते हैं। ये हमारे लिटरेचर के अंदर थोड़ी सी दुविधा है, लेकिन ये समझनी है आपको। एक बार समझ गए तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, जब तक नहीं समझोगे तब तक ये दिक्कत आएगी। इसके तीनों के अंदर पता लगा भी मैं क्या बात बोलने का प्रयास कर रहा हूं? फटाफट बताइए भाई, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे सिद्धांत रहने वाले हैं, जिसमें स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। स्पष्टता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या कहता है? कि जब आप अभ्यास के लिए जा रहे हैं तो आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कहता है खिलाड़ी और प्रशिक्षक दोनों को अपने लक्ष्य की स्पष्टता से जानकारी होनी चाहिए। उनको ठीक ठीक ये पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। ना ही कोच और ना ही प्लेयर इस बात को लेकर अंधेरे में रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। उनको अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और क्यों उनको लक्ष्य चाहिए? क्योंकि आपको जब लक्ष्य पता होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है, तो आप अभिप्रेरित रहते हैं। लक्ष्य आपको पता होता है तो आप उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए इमेजिन करते हैं। जब आप इमेजिन करते हैं, जब आप उसके बारे में रणनीति अपने दिमाग में बनाते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप ये भी अनुभव करते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जब आप ये सोचते हैं कि मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप हर सेशन के अंदर क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं। ये एथिक्स की बात एक है, या फिर एक नैतिकता की बात है, जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर, खेलने के अंदर आपको हेल्प करती है। कि अगर आपको लक्ष्य का पता है कि मुझे करना क्या है, तो आपकी मेहनत जो है ना, वो शार्प हो जाती है। उसके अंदर वो सारे तत्व नहीं होते कि जो आपको केवल गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जब आपको ये पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, स्पष्ट स्पष्ट पता है, तो आप अतिरिक्त या फिर ढंग से मेहनत कर सकते हैं। अगला है क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कह रहा है? खिलाड़ी न केवल मैदान में क्रियाशील रहे, बल्कि प्रदर्शन से जुड़े अन्य पहलू को भी गंभीरता व जागरूकता से अपनाए। यहां पर क्रियाशील सहभागिता का मतलब है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो एक बहुत अच्छा साइकोलॉजी का इंटरव्यू, उसके अंदर ये बात कही गई है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो ट्रेनिंग सेशन में आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि बुलाया गया है। कि वो केवल उस वजह से या फिर उसलिए ट्रेनिंग सेशन में आते हैं क्योंकि उनको बुलाया गया है। जैसे आप, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोचिंग की क्लास में या फिर कोचिंग की जो क्लास देखते हैं, वो केवल इसलिए देखते हैं, कोचिंग की क्लास उस समय आ जाती है, फिर आपने पैसे दे दिए तो आप चले जाते हैं। एक रीजन तो वो है कि आप जा रहे हैं, एक रीजन तो है जिसको आप अंग्रेजी टू जस्ट शो अप कहते हैं, कि आप बस गए हैं और आप वहां पर, क्योंकि आपको जाना था इसलिए आप वहां पर गए हैं। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कि आप क्लास के अंदर या फिर कोचिंग सेशन के अंदर, ट्रेनिंग सेशन के अंदर इसलिए जाते हैं तो ताकि आपको आज कुछ सीखना है। और तीसरा एक वो व्यक्ति है कि जो उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर इसलिए जा रहा है तो ताकि उसको बेस्ट बनना है या फिर सबसे बेहतर बनना है। अब ये तीनों लोग सेम ट्रेनिंग करेंगे। ये तीनों लोग जो है वो सेम ट्रेनिंग करेंगे, कि जैसा कोच 5 किलोमीटर अगर इसको दौड़ाएगा तो 5 किलोमीटर वो दौड़ेगा। अगर इसको गेम खेलने का मौका देगा, उसको भी गेम खेलने का मौका, सब साथ में खेलेंगे। लेकिन जो रिजल्ट आएंगे ना, वो सबके अलग अलग आएंगे। रिजल्ट सबके अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि प्रतिदिन जो क्रियाशील है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एक्टिवली सुधरना चाहता है, जो एक्टिवली बेहतर होना चाहता है, वो हर एक सेशन के अंदर 100% देगा। और जो केवल जा रहा है बस क्योंकि बुलाया गया है इसलिए वो चला गया है, शाम को कुछ करने को नहीं इसलिए खेलने चला जाता हूं,
स्कूल के ट्रिप में आपको 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन घूमने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं चला जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो व्यक्ति रोज कुछ प्रतिशत पिछड़ रहा है, लेकिन जब 6 महीने के 1 साल के ड्यूरेशन के ऊपर देखेंगे तो गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ट्रेनिंग, क्योंकि आपको अब ये ट्रेनिंग स्कूल वाली नहीं है, ये ट्रेनिंग क्या इंटरनेशनल स्तर की, नेशनल स्तर की ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर ये सिद्धांत बने, हाई लेवल के लिए सिद्धांत बने, जिनको आप नीचे के लेवल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये ऊपर के लेवल के लिए बने हैं। अब इन सिद्धांतों को जब आप अप्लाई करेंगे तो क्रियाशीलता आप चाहेंगे कि जब प्लेयर अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगा तो क्या होगा, रिजल्ट जो है वो ज्यादा निखर के आएंगे। हर एक ट्रेनिंग सेशन जैसा कोच रिजल्ट आपसे चाह रहा है, वैसा रिजल्ट अगर आप भी चाहोगे तो क्या होगा, रिजल्ट जो है वो ज्यादा जल्दी आएंगे, ज्यादा बेहतर आएंगे। तो क्रियाशील सहभागिता मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेट करना प्रोसेस के अंदर ट्रेनिंग की। मान लीजिए कोच कोई काम करवा रहा है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए क्यों करवाया जा रहा है, उसके अंदर 100% आपको अपना एफर्ट है वो लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग के अलावा जो और भाग है उसके अंदर भी आपको क्या रहना है, जागरूक रहना है, उसके अंदर भी आपको एफर्ट्स करने हैं, अच्छा भोजन करना है, रेस्ट करना है, रिकवरी के बारे में सोचना है। ऐसी हैबिट्स को आपने अपने रूटीन में शामिल नहीं करना है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक दे। तो उन सब बातों को जब आप देखते हैं तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है कि खिलाड़ी भी सक्रिय रूप से सहभागी वहां पर होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अन्यथा आप देखते हैं, अगर आप खुद को देखो या फिर आप एग्जाम्पल देखो आसपास के, तो आप देखते हैं कि आप क्योंकि आपने पैसे दे दिए, क्योंकि आगे सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, तो आप सिर्फ चले जाते हैं, आप वहां पर एफर्ट्स जो है वो नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद लगातारता का सिद्धांत जो किताब के अंदर 1 नंबर पर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि आप अगर रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के रिजल्ट तभी आपको विजिबल होंगे, तभी आपको मिलेंगे जब आप रेगुलरली क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं या फिर रेगुलर ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं। अगर निरंतरता नहीं होगी तो रिजल्ट्स जो है वो नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ट्रेनिंग का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको ट्रेनिंग के अंदर निरंतरता, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। इन तीन के अंदर कोई डाउट आपको, भाई सिंपल सिंपल से है, नाम के अंदर आपको पता लग रहा है, बताइए भाई। इन तीनों के अंदर कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट आप बताइए। इन तीनों में कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट बताइए भैया आप, उसके बाद हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं। चलिए भाई आगे बढ़े। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत क्या कहता है, नाम से आपको पता लग रहा होगा, वैरायटी या विविधता। विविधता मतलब कि आप अपने जब आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो उस ट्रेनिंग के अंदर विविधता रखनी है, आपने ट्रेनिंग के अंदर वैरायटी रखनी है। अलग अलग तरीके से आपने क्या करना है, खिलाड़ी को ट्रेन करना है। अगर आप अलग अलग तरीके से खिलाड़ी को ट्रेन नहीं करेंगे, रोज एक ही जैसा अभ्यास कराएंगे, या आप अगर खिलाड़ी ने आपको अगर पढ़ लिया है कि आज मैं जाऊंगा, कोच बोलेगा भाई 2 किलोमीटर दौड़ ले, 5 चक्कर निकाले ग्राउंड के, उसके बाद वो सबको लाइन में लगाएंगे, थोड़ी शूटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हमें गेम खेलना है, तो वो बोरियत होने लगती है थोड़े समय के बाद। लेकिन जब आपको रोज नई नई चीजें मिलती है, कि रोज नए अभ्यास मिलते हैं, रोज नई ड्रिल्स मिलती है, आज शूटिंग हम इस तरह से करने वाले हैं, आज हम पासिंग इस तरह से करने वाले हैं, उसमें क्या होता है, खिलाड़ी थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है कि आज क्या करवाया जाएगा। तो जो आप एक्साइटमेंट है खिलाड़ी का सीखने के प्रति, वो एक्साइटमेंट कमजोर नहीं होता है, या फिर एक्साइटमेंट बना रहता है, बोरियत नहीं आती। बोरियत जब आएगी तो खिलाड़ी एब्सेंट ज्यादा रहने लग जाएगा, एब्सेंट ज्यादा रहेगा तो निरंतरता का सिद्धांत टूटेगा, सिद्धांत टूटेगा तो रिजल्ट आपको नजर नहीं आएंगे। तो खिलाड़ी को रेगुलर रखने के लिए, खिलाड़ी को एक्टिव पार्टिसिपेट करवाने के लिए आपको निरंतरता के साथ साथ आपको थोड़ी विविधता भी चाहिए, कि आप नई चीजें वहां पर ऐड करते रहें ताकि खिलाड़ी एक्साइटमेंट के साथ ट्रेनिंग सेशन को फॉलो करते रहें। प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण में उपयोग होने वाली विधियों के चुनाव में सृजनात्मकता का समावेश रखे, क्रिएटिव रहे, थोड़ा सा थोड़े अलग अलग तरीके से चीजों को शो करे, अलग अलग ड्रिल्स लेके आए, अलग अलग अभ्यास लेके आए, जिससे खिलाड़ी थोड़े सरप्राइज रहे, खिलाड़ियों को नई चीज जो है वो मिलती रहे, ताकि खिलाड़ी अभ्यास में की जाने वाली गतिविधियों से ऊब न जाए। अब एक आगे शब्द लिखा हुआ है टेडियम और मोनोटोनी, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टोन एंड कलीग नाम से एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या लिखा, suggested that a lack of training variation can result in monotonous program overtraining. This condition occurs if same training stimulus is introduced regularly for long periods of time, ultimately resulting in reduction or plateau of performance, which could be defined as performance of overtraining.
एक ही तरह के अभ्यास बार बार करवाएंगे तो उससे खिलाड़ी ओवर ट्रेन भी हो सकता है और खिलाड़ी के अंदर दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी, ओवर ट्रेन भी हो जाएगा और एक प्लेट्यू आपको दिखाई देगा, सीखने का जो पठार है वो आपको वहां पर नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी एक्साइटेड नहीं है सीखने के लिए और आप भी एक ही जैसा अभ्यास करवा रहे हैं, तो एक ही चीज बार बार वो कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस आनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फ्लैट लाइन वहां पर लर्निंग कर्व पे बनाएगी, अधिगम का जो वक्र है उसके ऊपर एक फ्लैट रेखा, एक सीधी सपाट रेखा वहां पर बन जाएगी। तो इसको निरंतर आप प्रोग्रेसिव करते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, अपनी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर थोड़ी सी विविधता को जरूर रखें। यहां पर शब्द आ रहा है टेडियम या फिर मोनोटोनी, टेडियम या फिर मोनोटोनी, ये शब्द खास रूप से इस सिद्धांत के लिए प्रयोग होता है। मोनोटोनी का मतलब है एक रास्ता, मोनोटोनी का मतलब है एक रास्ता, कि लगातार आप अभ्यास करने से, एक जैसा अभ्यास करने से थोड़ा ऊब जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। या फिर नहीं उबे, उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी ट्रेनिंग के अंदर विविधता रखनी है। ये जितनी भी बातें यहां पर हैं, ये खिलाड़ी के लिए और कोच के लिए ऐसा मान लीजिए कि सीख है, विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी की। अब कोच को ये बताया जा रहा है कि आप अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर, ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर थोड़ी विविधता रखें ताकि खिलाड़ी ऊब नहीं जाए। आगे बढ़ता हूं भाई। उसके बाद प्रतिवर्तिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यूज इट और लूज इट। जब खिलाड़ी लंबी अवधि तक खेल मैदान से अनुपस्थित रहता है तो शारीरिक क्षमता व प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिलती है। यहां पर क्या बात कही जा रही है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं आज 2 किलोमीटर दौड़ता हूं, मेरा टारगेट है, मेरा सपना है कि भाई मैं 10 किलोमीटर दौड़ जाऊं 50 मिनट के अंदर। मैंने अभ्यास करना शुरू किया, पहले महीने मैंने अभ्यास किया, मैं 3.5 किलोमीटर दौड़ने लग गया, उसके अगले महीने में 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू हुआ, फिर ऐसे करते करते 6 महीने में 10 किलोमीटर दौड़ने लग जाता हूँ। ठीक है, मैं 10 किलोमीटर दौड़ने लग गया, मैंने लगा कि भाई मैं अपना टारगेट जो है वो अचीव कर गया हूँ, फिर मैंने दौड़ना बंद कर दिया, फिर मैंने दौड़ना बंद कर दिया। अब दौड़ना बंद कर दिया और फिर मैं 6 महीने बाद दोबारा किसी दिन उठा और मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ। तो जब 10 किलोमीटर दौड़ने निकला तो मुझे पता लगा कि आज मैं 5 किलोमीटर ही दौड़ पाया। ये क्यों हुआ? अचरज की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपने वो अभ्यास करना छोड़ दिया तो आपकी क्षमता वापस रिवर्स आ गई, अब वहां पर मेंटेन नहीं रह पाएंगे। ठीक वैसे ही आपने ये क्लास देखी, आपने जो चैप्टर है उसको समझा, देखा और फिर आपने किताब को बंद किया और रखा, आप 6 महीने के लिए छुट्टी पे चले गए, 6 महीने आपने किताब को देखा नहीं, वापस आके खोल के देखा तो आप कह रहे हो कि भाई इसका तो अभी मैंने तैयारी की थी, ये भूल कैसे गया मैं ये। या कुछ लोग ये कहेंगे मैं पिछली भर्ती मैंने तैयारी बहुत बढ़िया की थी, इस भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ चीजें कवर हो जाएंगी, आप जब दोबारा सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो मेथड्स क्या क्या हैं, कैसे आप सीखेंगे। लेकिन वो चीजें आपको याद रहेंगी, ये नहीं हो पाएगा। या फिर जो आपने विकास या फिर वृद्धि प्राप्त की है वो मेंटेन रहे बिना अभ्यास किए, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहेंगे, कि आप आगे जाएंगे, जैसे से अभ्यास करते रहें आगे जाते रहेंगे। जब आपने अभ्यास करना रोका, आप पीछे आना भी क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो निरंतरता आपको चाहिए ही चाहिए, सुधार करने के लिए भी और मेंटेन रखने के लिए भी। अगर आप अभ्यास करना बंद कर देंगे तो आप रिवर्स आने लग जाएंगे, एक जगह पर खड़े होने का कोई विकल्प नहीं है, या तो आप आगे चलते रहिए या पीछे चलना शुरू कर दीजिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यहां पर ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि यहां पर एक तस्वीर बनाता हूं, यहां पर मैं समय लिखता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं प्रदर्शन लिखता हूं। जब खिलाड़ी नया नया आएगा ना, कोई भी खिलाड़ी जब नया खिलाड़ी शुरू करेगा तो उसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, यानी कि शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा सीखेगा, उसके बाद सीखने का जो जो क्रम है, सीखने की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। मैं 2 खिलाड़ियों को एक साथ ट्रेनिंग करवाना शुरू करूं तो जो बिल्कुल एकदम फ्रेश है ना, उसके अंदर सुधार जल्दी आएगा, जो ऑलरेडी सीखा हुआ है उसके अंदर सुधार धीमे धीमे आएगा। क्यों? इस बात के पीछे क्या लॉजिक है भाई, इस बात के पीछे सेम यही लॉजिक है कि मेरे पास 2 विद्यार्थी हैं, मेरे पास 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी मैंने टेस्ट लिया, 100 में से मैंने टेस्ट लिया, 100 प्रश्नों का 100 अंक का टेस्ट था। विद्यार्थी ए जो है उसके 10 नंबर आए, विद्यार्थी बी जो है उसके नंबर आए 85।
अब यहां से मैं इनको या फिर यहां से ये पढ़ना शुरू करें तो अगली बार जब 6 महीने बाद इनका टेस्ट लें तो ये 10 से कहां पर चला गया, 70 पे आ गया, और ये 85 से 90 पर आ गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सुधार है, सुधार की गुंजाइश ज्यादा किसके अंदर है, इसके अंदर है। यहां पर सुधार होगा लेकिन बहुत थोड़ा होगा, यहां पर सुधार ज्यादा होगा। ठीक यही चीज किसके अंदर है, जब नया नया बच्चा सीखना शुरू करेगा तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक्साइटेड है वो, तो वो एकदम से और तैयार भी है, शारीरिक रूप से कोई थकान नहीं है, मानसिक रूप से कोई थकान नहीं है, कोई बोरियत है नहीं, तो एकदम से वो तरक्की करेगा। फिर जब वो थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा फिर वो थोड़ा क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। वहां जाने के बाद थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी, मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक बात ये यहां पर भी कही जा रही है, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग कम होना, रिटर्न्स जो सुधार आ रहे हैं, जो लाभ हो रहा है, लाभ होना कम हो जाएगा, गिरावट आएगी उसके अंदर। प्रदर्शन लाभ प्रशिक्षण के स्तर से संबंधित है। ऐसे एथलीट जिन्हें पहले कभी खेल प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारी प्रदर्शन लाभ देखने को मिल सकता है, और दूसरी तरफ जो एथलीट रहे हैं उन्हें लंबी अवधि में छोटे लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे एक एथलीट अपनी अनुवांशिक क्षमता के करीब पहुंचता है प्रदर्शन लाभ प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। समझ में आई भाई बात ये कि आप अपनी क्षमता के, जैसे मान लीजिए कि मेरी क्षमता मुझे नहीं पता कितनी है, जैसे मान लीजिए कि आज मैं यहां हूं, मेरी क्षमता यहां पर है और मैंने आज सफर शुरू किया है, तो मैं यहां तक तो बड़ा तेजी के साथ आऊंगा, फिर ऊपर का जो सफर है ना वो धीमे रहेगा। अगर आज कोई पीटीए का विद्यार्थी पहली बार सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करे और अगर मान लीजिए कि आज वो तैयारी करना शुरू करे, आज पहली बार उसको एक टेस्ट लिया जाए तो 130 में से हो सकता है कि वो उसको बोले कि 130 के 130 आपको सोल्व करने हैं, फिर क्वेश्चन हल करने हैं, तो 130 में से वो काट पीट के अगर कभी उसने नहीं पढ़ा है तो मुश्किल से कोई 10-15 प्रश्न बचा ले तो बचा ले, वरना वो भी नहीं बचेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग 130 के 130 प्रश्न वो करे तो। लेकिन उसी विद्यार्थी को मैं 6 महीने तैयारी करवाऊं, उसके बाद मैं उसको कहूं कि ये टेस्ट दे के देखिए या फिर ये प्रदर्शन करके या फिर ये चीजें करके देखिए, तो इस बार वो 130 में से हो सकता है भाई 70-75 बचा ले, 2-4 महीने बाद में वो 80-90 बचाने लग जाएगा। लेकिन जैसे वो 90-100 के पास पहुंच जाएगा उसके बाद ऐसा मानिए कि हर महीने 1 महीने अतिरिक्त तैयारी करने के बाद केवल एक प्रश्न वो बचा पाएगा अतिरिक्त। अब जैसे जैसे 130 के पास पहुंचेंगे ना वैसे चीजें और मुश्किल होती जाएंगी कि वहां पर 1% सुधार करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पहली बार किसी को 100 मीटर दौड़ाइए, अब 100 मीटर जब दौड़ेगा तो हो सकता है वो आज के दिन 15 सेकंड के अंदर 100 मीटर दौड़े, तो आप कहोगे भाई आपका खाना ठीक नहीं है, प्रोटीन ठीक नहीं है, आप में विस्फोटक शक्ति नहीं है, आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आपके हाथ पैर ठीक नहीं चलते हैं, तो इनके अंदर सुधार किया जाए। आपने 6 महीने उसके ऊपर काम किया, उसका वजन कम कर दिया, विस्फोटक शक्ति उसके अंदर आपने विकसित करवा दी, प्रोटीन अच्छा दिया उसको आपने, उसके बाद आपने उसको दौड़ाया, तो हो सकता है कि वो 15, थोड़ा अगर जेनेटिकली अच्छा हुआ तो 15 से वो 12.5-12 के आसपास आ जाएगा। लेकिन उसके बाद का सुधार जो है ना वो सुधार करना बड़ा मुश्किल है। फिर साल भर मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कि 0.10 सेकंड का समय जो टूट पाए तो टूट पाए। तो जितना आप अपनी अनुवांशिक क्षमता के नजदीक जाते रहते हैं उतना सुधार होना कठिन होता रहता है। तो ये बात किसके अंदर बोली जा रही है, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंदर ये बात बोली जा रही है। अगला सिद्धांत हमारा भार और अनुकूलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड एडेप्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड एडेप्टेशन। प्रशिक्षक पूर्व भार के अनुकूलन के बाद ही अतिरिक्त भार को खिलाड़ी के रूटीन में जोड़े। भार और लोड शब्द जो है वो एक दूसरे के समान शब्द है। रूटीन में जोड़े अन्यथा खिलाड़ी अभ्यास के दौरान थकान महसूस करेगा और चोटिल होने का संकट बना रहेगा। इस बात से बिल्कुल हटके एक नए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कहता हूं कि आपको एक चैप्टर याद करना है। आपको मैं 15 पेज मैंने दे दिए कि 15 पेज याद करने हैं, आप 15 पेज याद करके लाए। अगले दिन मैंने कहा कि 20 पेज याद करने हैं, 15 आप कर लेते हो याद, आपने 20 पेज याद कर लिए। फिर मैंने कहा 20 पेज दोबारा याद करने हैं, 20 पेज याद करने हैं, आप लगातार 20-20 पेज याद कर रहे हो। फिर मैंने कहा 25 पेज याद करने हैं। अब 25 पेज थोड़े मुश्किल हो गए तो आप 20 ही याद कर पाए, तो आपने फिर भी कोशिश किया कि भाई 5 पेज हैं, आज शायद पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, कल हम 30 पेज याद कर लेंगे। अगले दिन फिर 25 मिले, अगले दिन फिर 25 मिले, तो फिर 10 पेज रह गए। तो इस तरह करते करते धीमे धीमे जो पेज आप नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से आपका मनोबल भी टूट रहा है, तो धीरे धीरे वो पेज का एक अंबार लग गया कि भाई खूब सारे पेज वहां पर हो गए हैं कि जो आप नहीं याद कर पा रहे हैं। ठीक ऐसा खिलाड़ी के साथ भी होता है कि वो ग्राउंड में गया, उसको अभ्यास करवाया, अभ्यास थोड़ा मुश्किल हुआ,
मुश्किल हुआ, वो आया, उसने बढ़िया भोजन भी किया, नींद भी ली, उसने मसाज वगैरह भी किया, आइसिंग वगैरह भी की, जो भी काम उसको करने थे उसने किए। जब अगले दिन गया तो फिर दोबारा उतना ही लोड दे दिया। लगातार उसको लोड इस तरह देते रहे तो वो ओवरलोड होना शुरू हो गया। तो फिर वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। रिकवर करने का जितना समय उसको दिया जा रहा है उतने में वो अच्छा भोजन भी कर रहा है, नींद भी ले रहा है, सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रिकवरी नहीं कर पा रहा है। अब रिकवरी नहीं कर पा रहा है, यहां पर उसके पास इतना काम दिया और रिकवरी वो नहीं कर पाया, तो अगले दिन उसके पास काम ज्यादा हो गया, काम बढ़ता जा रहा है, वो शरीर के ऊपर तनाव बढ़ रहा है। अब वो तनाव जब बढ़ता जाएगा तो वो अंत में किस में तब्दील होता है? ओवर ट्रेनिंग में तब्दील होता है। और ओवर ट्रेनिंग से क्या होता है? खिलाड़ी जो है वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, चोटिल हो जाता है, प्रदर्शन में गिरावट आ जाती है, वो सब चीजें देखने को मिलती है। तो यहां पर ये सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड अडेप्टेशन। क्या कहा जाता है कि आप लोड दीजिए और उसको अडेप्ट होने का समय दे दीजिए, वो रिकवर कर ले, इतना समय उसको आपने देना होगा। लोड एंड अडेप्टेशन, पूर्व भार के पूर्व पहले आपने जो काम उसको करवाया उसको अनुकूलन होने दे, उसके बाद आप उसको नवीन लोड दें, नया काम उसको करवाएं। पहले काम करवाया उसको आपने अडेप्टेशन होने दिया, फिर आपने नया काम करवाया, फिर अडेप्टेशन होने दिया। ठीक किससे मिलता जुलता? प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी है। 2 प्रशिक्षण सत्र के मध्य भार और भार के अनुसार क्षतिपूर्ति का समय अवश्य होना चाहिए ताकि खिलाड़ी भार का अनुकूलन करने में सफल रहे। अब ये दोनों मिलते जुलते से हैं कि लोड दिया, अगला लोड तभी दो जब अडेप्टेशन पहले वाले का हो जाए, या फिर रेस्ट एंड रिकवरी कि आपने जब उसको कार्य करवाया ना, कार्य करवाने के साथ वहां पर रिकवरी की बड़ी आवश्यकता है, रेस्ट की बड़ी आवश्यकता है। खिलाड़ी को ओवरलोड नहीं करना है, ये ओवरलोड से बचाने का ये काम कर रहे हैं। जो शब्द आया ओवरलोड, अब यहां पर मैं ओवरलोड बोल रहा हूं ना, ये ओवरलोड में नकारात्मक शब्द के रूप में उपयोग यहां पर कर रहा हूं। ओवरलोड का मतलब है कि हमने खिलाड़ी से बहुत ज्यादा काम नहीं करवा देना है कि वो तनाव के अंदर चला जाए, स्ट्रेस में चला जाए, वो चोटिल हो जाए। तो ओवरलोड से बचाने के लिए हमें ये खिलाड़ी का ध्यान रखना होगा कि हम उसको लोड दें, उससे कार्य करवाएं, तो उस कार्य का अनुकूलन होने का समय, अनुकूलन कैसे होगा? जब वो रेस्ट कर लेगा तो अनुकूलन हो जाएगा। तो हम उसका अडेप्टेशन, अनुकूलन होने का समय भी उसको देना चाहिए। और अनुकूलन कैसे होगा? रेस्ट एंड रिकवरी के माध्यम से अनुकूलन होगा। एक चित्र के रूप में अगर देखें, बिल्कुल एकदम सिंपल चित्र में यहां पर आपको, यहां पर हम समय लिखते हैं, यहां पर हम प्रदर्शन लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये खिलाड़ी का प्रदर्शन का स्तर है, ये उसका वर्तमान स्तर है। अब यहां पर ट्रेनिंग में आमतौर पर क्या होता है, यहां से हम जब उसको ट्रेनिंग करवाएंगे, ये हमने उसको ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग करवाने के बाद आपकी क्षमता गिरेगी। आप दौड़ कर आए, 1 घंटा आपने अभ्यास किया, अगले ही घंटे आपको कोई बोल दे कि भाई उतना ही वापस दौड़ ले, तो दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। आपकी क्षमता के गिरावट आता है एक बार, कि आप मजबूत होने के लिए एक बार आपको थोड़ा कमजोर होना पड़ेगा। आपको जब अभ्यास करोगे थोड़े कमजोर हो जाओगे, तो आपकी क्षमता में गिरावट आएगा। जब गिरावट आएगी यहां पर, तो आप क्या करोगे? यहां से रिकवरी करोगे, यहां से आप क्या करोगे? रिकवरी करोगे। लेकिन जब रिकवरी करोगे ना, तो आप हमेशा इस स्तर के ऊपर नहीं रहोगे, आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे। यहां पर अब यहां पर जाओगे तो यहां से आपको पुनः अभ्यास करवाया जाएगा, पुनः अभ्यास कराओगे तो पुनः आप थकान आएगी, यहां से पुनः आप क्या करोगे? रिकवरी करोगे, यहां से पुनः आप रिकवरी करोगे, रिकवरी करोगे तो आप अब थोड़ा सा और ऊपर के लेवल पे जाओगे। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ते हुए तरक्की जो है वो होती है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन इसी क्रम के अंदर चलती है कि आप पहले थकान आती है, रिकवर करते हो, और यहां से दोबारा लोड दिया जाता है। अब यहां पर अगर मान लीजिए, अगर कोच यहां पर क्या करे, थोड़ी सी गलती कर बैठे, जल्दबाजी कर ले, जब यहां पर ये लोड दिया और रिकवर उसको होना था, रिकवर होने से पहले अगला लोड आ गया, तो ये खिलाड़ी वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर जब दोबारा रिकवर होने से पहले दोबारा अगला लोड आ गया, तो फिर ये ओवरलोड जब होगा तो ये इस तरह से चलेगा। उसका प्रदर्शन का जो ये स्तर था ना, उससे गिरावट नीचे की तरफ आती रहेगी, जब उसको रिकवर होने का पूरा समय नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 धाराएं इस तरह से बह रही हैं कि जब उसको लोड एंड रिकवरी प्रॉपर मिल रही है, कि आपने लोड दिया, कार्य करवाया, अनुकूलन, रेस्ट करवाया, अनुकूलन हुआ। अब मान लीजिए कि यहां से ऊपर आ गया, तो ये अनुकूलन है। ये क्या अनुकूलन है? कि उसकी क्षमता में बढ़ोतरी हो गई, और ये जो कार्य है यहां पर, ये थकान हुई और ये रिकवरी हो रही है। ये भाग जो रिकवरी का है, ये भाग रिकवरी का है, कि आप उसको रिकवर होने का भी समय जो है वो साथ साथ दे रहे हैं। तो
अगर रिकवर होने का समय नहीं देंगे तो ये ओवरलोड होकर इस तरफ उसके प्रदर्शन के अंदर गिरावट आ जाएगी। अगर आप रिकवरी का समय देंगे, लोड दिया, रिकवर होने दिया और फिर अनुकूलन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि खिलाड़ी के प्रदर्शन के अंदर निखार आएगा, तरक्की आएगी। लेकिन अगर रिकवरी का समय नहीं देंगे तो वो प्रदर्शन नीचे की तरफ आएगा भाई। गरमाना और शीतलीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। खेलने से पूर्व शरीर को होने वाली क्रिया के अनुरूप ढाल लेना और खेलने के पश्चात शरीर को पुनः सामान्य अवस्था में लाना। इससे न केवल प्रदर्शन में सुधार होगा बल्कि खिलाड़ी चोट मुक्त भी रहेगा। वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन ये महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है कि जो आपको खेलने से पहले, खेलने के बाद ये क्रियाएं जो है आपको करनी पड़ती है। वार्मिंग अप के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। वार्मिंग अप के अंदर आप शरीर को तैयार करते हैं, शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनका तापमान का बढ़ना है, लचीलेपन का बढ़ना है, तमाम प्रयास आप करते हैं ताकि आपका शरीर जो है वो थोड़ा तैयार हो और आप खेलने के दौरान असहज महसूस नहीं करें, चोटिल नहीं हो। और जब आप खेल लेते हैं तो खेलने के बाद शरीर को पुनः पूर्व की अवस्था में लाया जाता है और धीरे धीरे लाया जाता है। अब वार्मिंग अप भी धीरे धीरे किया जाता है और कूलिंग डाउन भी धीरे धीरे किया जाता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसी परिभाषा लिख दी जाए कि वार्मिंग अप का मतलब और कूलिंग डाउन में अगर ये बात लिखी हुई आपको मिल जाए कि एकदम से शरीर को तैयार करना, एकदम से शरीर को पूर्व की स्थिति में लेके आना, तो वो गलत है। रैपिडली नहीं होगा यहाँ पर, वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली होगा कि आप जब वार्मिंग अप भी करेंगे ना तो पहले पैदल चलेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर जॉगिंग करेंगे, फिर आप नॉर्मल कोई गतिविधियां करेंगे, फिर आप स्प्रिंटिंग करेंगे, फिर आप कौशल की तरफ जाएंगे। तो वो शरीर को तैयार भी आप धीमे धीमे करेंगे। और जब रिकवरी कर रहे हैं या फिर कूल डाउन कर रहे हैं तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, पहले आप थोड़ी जॉग करेंगे, थोड़ी स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद आप कूल डाउन होने के लिए कोई आइस बाथ लेंगे। तो वो सारे कार्य करते हुए आप शरीर को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, नॉर्मल करेंगे। तो दोनों ही प्रोसेस जरूरी है। कूल डाउन क्यों जरूरी है? कूल डाउन इसलिए जरूरी है ताकि जब आप अब मान लीजिए कि कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप कोई सफर करके आए और आपको वापस सफर पे जाना है, अगले ही दिन आपको वापस सफर पे जाना है, तो आप जब गाड़ी को बंद करेंगे तो बंद करने के बाद आप गाड़ी को एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ जाए, कोई भी कार्य जो है उसको दोबारा यूज करने से पहले या फिर कल मैं इसको यूज कर पाऊँ, तो उसके लिए आप उसके थोड़ी केयर करते हैं। तो वही शरीर के साथ है कि आपने इसको यूज में लिया, यूज में लेने के बाद आप उसको केयर करने के हिसाब से ही थोड़ा कूल डाउन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसको दोबारा यूज करना है। कूल डाउन का मतलब क्या है, रिकवरी प्रोसेस को थोड़ा तेज करना, कि हम रिकवरी प्रोसेस को तेज कर लें ताकि हम कल इसको यूज दोबारा कर पाएं। लेकिन अगर हम कूल डाउन नहीं करेंगे तो रिकवरी प्रोसेस को हम धीमा कर रहे हैं। धीमा करेंगे तो शरीर वो सेम चीज ओवरलोड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, शरीर रिकवरी हम नहीं कर पाएंगे। चलिए भाई, इनके अंदर किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट भाई? जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े इनमें से किसी को कोई डाउट है तो बताइए भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट, और नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए भाई। चलिए भाई, खेल प्रशिक्षण की विशेषताएं। विशेषताओं में हम क्या चीजें लिख सकते हैं? विशेषता में वो तमाम चीजें आएंगी जो हमने इन परिभाषाओं में पढ़ी है, जो हमने इन परिभाषाओं में पढ़ी है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होंगे ये सारे के सारे सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं ये केवल मनगढ़ंत चीजें नहीं है, ये साइंटिफिक चीजें हैं। साइंटिफिक का मतलब क्या है कि इनको विभिन्न परिस्थितियों के अंदर परखा गया है और इनके पीछे जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं उनकी भी जांच हुई है, और ये तमाम जांच होने के बाद इनको एक सिद्धांत के रूप में चुना गया है। तो इनको अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अपनाया गया और अपनाने के बाद जो रिजल्ट हमें मिले हैं सकारात्मक, उनको हम क्या कह देते हैं भाई? वैज्ञानिक सिद्धांत कह देते हैं। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हम ट्रेनिंग कर ही क्यों रहे हैं, केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक है। ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हम मान क्यों रहे हैं? अब ये सारे के सारे प्रिंसिपल है ना, इनके अंदर एक बात, सब में एक बात कॉमन है कि सारे के सारे वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब भी यही है कि इनके ऊपर रिसर्च हुई, इनके बारे में अलग अलग लोगों ने इनकी छानबीन की, इनके अंदर खामियां निकालने का प्रयास किया और उनको लगा
कि भाई ये लगभग परिस्थितियों के अंदर ये बातें ठीक रहती हैं या फिर यही बातें सत्य हैं इन परिस्थितियों के अंदर। तो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज इसीलिए किया जाता है केवल क्योंकि वो साइंटिफिक है, और क्योंकि अगर वो चीज साइंटिफिक है तो वो रिजल्ट आपको निश्चित रूप से देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि उसको अन्य लोगों ने यूज किया, उनको लाभ हुआ, तो आपको भी लाभ अवश्य होगा। तो एक बात जो इसके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खुद जो है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो सिद्धांत हैं वो आपको पग पग पर दिखाई देंगे, यानी कि हर एक कदम पर आपको दिखाई देंगे इन ये उपयोग होते हुए ट्रेनिंग के अंदर। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग महत्व अपना इसलिए ही रखती है क्योंकि वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। एक बात आपको यहां पर यह ध्यान रखनी है। उसके बाद योजनाबद्ध और क्रमबद्धता, प्लान्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी आपका टारगेट है, उस टाइम तक आप नियोजन करेंगे कि क्या अभ्यास आप करवाने वाले हैं, और एक सिस्टम के तहत आप अपने खिलाड़ी को अभ्यास करवाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। परिणाम प्राप्ति के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो परिणामों को प्राप्त करने के लिए, कोई लक्ष्य को अचीव करने के लिए करवाया जाता है। दैनिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण, ये बात एक थोड़ी सी अलग है भाई। ये बात आपके सिद्धांतों के अंदर नहीं आई है। वैसे हमने वो जो बात पढ़ी, जागरूकता के साथ आप क्या करेंगे, क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत जो है उसके अंदर ये बात थोड़ी थोड़ी आ जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से ये नहीं आई है। क्या यहां पर कहा जा रहा है? दैनिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण। दैनिक क्रियाकलाप क्या है? दैनिक क्रियाकलाप का मतलब है कि जो डेली एक्टिविटीज, डेली का रूटीन है। अब कोच तो आपको कितना सिखा रहा है? कोच तो आपको जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप अभ्यास के लिए जा रहे हैं, केवल उतना भर सिखा रहा है आपको। लेकिन कोच उतने से संतुष्ट नहीं होता। कोच उतने से संतुष्ट नहीं होता, वो आपके दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर नियंत्रण भी चाहेगा। ट्रेनर ये नहीं चाहेगा, कोच चाहेगा, ये भी ध्यान रखना। आप स्कूल में आपने कोचिंग की, कॉलेज में आपने कभी कोचिंग की हो, क्लब में आप कोचिंग कर रहे हो कहीं पर, तो वहां पर जो आपका कोच है ना, वो इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट रखेगा कि आप क्या करते हैं दिन भर। लेकिन जो ट्रेनर है आपका, वो उसके ऊपर, या फिर जो ट्रेनर है उसको उतनी आप कह सकते हैं कि भाई अधिकार उसको नहीं देते इतना कि वो इन तमाम बातों के ऊपर ध्यान रखे। तो कोच जो है वो एक बड़ा रोल है। और दैनिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण का मतलब है कि कोच जो है वो आपको न केवल 2 घंटे का जो समय है उसमें वो आपको बताएगा कि क्या करना है, बल्कि वो 24 घंटे के बारे में आपके ऊपर नियंत्रण रखेगा। जो आपका पूरा समय है, उस पूरे समय के अंदर वो आपके ऊपर नियंत्रण रखेगा। कैसा कैसा नियंत्रण रखेगा? वो नियंत्रण रखेगा आप कैसा भोजन कर रहे हैं, आपके भोजन के ऊपर नियंत्रण रखेगा। वो नियंत्रण रखेगा आप कितना सो रहे हैं। वो आपकी आदतों के ऊपर नियंत्रण रखेगा, क्या चीज आपको पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, सोशल मीडिया यूज करना है नहीं करना है, फोन यूज करना है नहीं यूज करना है, कब सोना है, कब जागना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना पानी पीना है, कैसा भोजन करना है। हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। क्यों करेगा कंट्रोल? कंट्रोल वो इसलिए करेगा क्योंकि जब आप बहुत बड़े स्तर के लिए प्रयास करते हैं तो वहां पर गलतियों की संभावना जो है वो न के बराबर होनी चाहिए। वहां पर जो मार्जिन ऑफ एरर्स है वो बहुत कम होता है। बहुत कम अंतर खिलाड़ियों की क्षमताओं के बीच में होता है। कि एक खिलाड़ी जो ओलंपिक स्तर के ऊपर जा रहा है, ओलंपिक स्तर के ऊपर जाकर वो परफॉर्म करने वाला है, तो वहां पर जो खिलाड़ी है वो सभी टैलेंटेड है। और एक दूसरे से एज प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए आपको फिर इक्विपमेंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, आपको अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, आपको अपने भोजन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो वो चीजें आपको थोड़ा अन्य खिलाड़ियों से आगे निकाल पाती हैं। तो 24 घंटे या फिर जो दैनिक क्रियाकलाप है उनके ऊपर नियंत्रण हासिल कौन करेगा? कोच डेली एक्टिविटी के ऊपर नियंत्रण हासिल करेगा। उसके बाद शैक्षणिक प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस, पेडागोजिकल प्रोसेस है ये। क्यों पेडागोजिकल प्रोसेस है? क्योंकि इसमें खिलाड़ी अपने शरीर के बारे में सीखेगा, मोटर क्रियाओं के बारे में सीखेगा, मोटर कौशल के बारे में सीखेगा, अपने शरीर को विकसित करेगा। ये एक मानसिक कॉग्निटिव प्रोसेस भी है जिसके अंदर संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है, जहां पर कोई एथलीट जो है वो गेम सिचुएशन को पढ़ना सीखेगा, उनका एनालिसिस करना सीखेगा, विश्लेषण कर पाएगा, अच्छे डिसीजन ले पाएगा। वो सारे काम सामाजिकता, अपनी टीम के साथ, कोच के साथ, स्टाफ के साथ, जो अधिकारीगण है उनके साथ व्यवहार करना सीखेगा। इमोशनल, कभी हारेगा कभी जीतेगा, कभी उसको टीम छोड़ के जाना पड़ेगा, कभी दूसरी टीम में जाएगा,
कभी उसको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तमाम तरह की परिस्थितियां उसके साथ बनेगी, कभी उसको चांस नहीं मिले, कभी वो डिजर्व नहीं करता तो भी खिला ली जाए, कभी डिजर्व नहीं करता तो भी नहीं डिजर्व करता तो भी नहीं खेल पाएगा। अनेक परिस्थितियां वहां पर बनेगी और उन सब में उसको अपने संवेग के ऊपर नियंत्रण होना बेहद लाजमी होगा। तो संवेगात्मक विकास भी होगा। एक सीखने वाली प्रोसेस है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और ऑलराउंड डेवलपमेंट वहां पर खिलाड़ी का होता है। निहित क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनहेरेंट एबिलिटीज, और खिलाड़ी के अंदर जो अनुवांशिक क्षमताएं हैं उनको विकास किया जाएगा या फिर उनको अपनी विकास की जो चरम सीमा है वहां तक उसको पहुंचाया जाएगा। परिपक्वता की प्रक्रिया, मैच्योरिटी की ये प्रोसेस है। मैच्योरेशन वहां पर खिलाड़ी में आएगा, परिपक्वता आएगी, खिलाड़ी का विकास होगा। खिलाड़ी का विकास होने का मतलब है कि वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा। जो ये विकास वहां पर हुआ है, उसका एजुकेशन उसने प्राप्त किया है, एजुकेशन उसके व्यवहार में झलकने लगेगा, वो मैच्योरिटी हो जाएगी। यहां पर हमारी क्लास भाई, यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। अब बताइए भाई, क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं या फिर इस पूरे जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो आपको। बुक इशू कैसी होगी? बुक इशू नहीं होगी। बुक इशू इसलिए नहीं होगी कि बुक आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। आपने कोर्स लिया है, कोर्स के साथ हम किताब फ्री देते हैं, लेकिन फ्री किताब को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। आप जाइए पोर्टल पर, वहां पर जाकर आप ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करोगे तो आपको बुक इशू हो जाएगी या फिर बुक आपको डाक के द्वारा घर पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा बताइए कि भाई आपको क्या डाउट आ रहे हैं। आज जो भी पढ़ा इसके अंदर क्या डाउट आपको आ रहे हैं। बताइए भाई, सब चीजें क्लियर है तो हम सब कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। समय हमारा थोड़ा ऊपर हो रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। चलिए, सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, लगातार अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथियों को कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।